ईयर स्टूडेंट्स, अगर आप इन वीडियो लेक्चर्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना चाहते हो तो आई थिंक आपको ये इंप्रूव सेशन डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए और रिलीजियसली फॉलो करना चाहिए। इंप्रूव सेशन क्या है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जाओ उसको चेक करो। इसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, और मुझे लगता है आपको करना भी चाहिए, तो आप क्या करो, हमारे वेबसाइट पे जाकर के अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दो या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पे जाकर के अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दो, सो दैट हम आपको उसमें ऐड कर सके। चलो अब पढ़ना शुरू करते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। नेक्स्ट हमारा लेक्चर है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको पता है इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर ड्यूअल होता है, वो पार्टिकल की तरह भी वर्क करता है और इलेक्ट्रॉन वेव की तरह भी वर्क करता है। तो बस दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन्स वेव नेचर। दिस थ्योरी ने एज्यूम किया कि हर एक एटॉमिक ऑर्बिटल एक वेव की तरह वर्क करती है, और एक वेव जब दूसरी वेव के साथ ओवरलैप करती है तो एक नई वेव बनाती है, जिसको इन्होंने बॉन्ड बोला। ठीक है, तो अब उसी जो वहां पे एक वेव दूसरी वेव के साथ ओवरलैपिंग करती है, उसी ओवरलैपिंग को ऑब्जर्व करते हुए इन्होंने बॉन्ड्स के क्लासिफिकेशन हमें बताए हैं। बट इस थ्योरी ने कुछ हाइपोथेसिस दी थी, वो आपको हाइपोथेसिस याद रखनी पड़ेगी। जैसे कि पहली हाइपोथेसिस कि ओवरलैपिंग नियरली इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स में होती है, ओवरलैपिंग अलोंग द एक्सिस होगी या फिर पैरेलल टू द एक्सिस होगी, और या फिर इन्होंने बताया कि ओवरलैपिंग की जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो उनमें हमेशा एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए, और ओवरलैपिंग हमेशा प्रॉपर वे में होनी चाहिए। प्रॉपर वे मींस मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और एक वैकेंट ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग नहीं होगी, एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ओवरलैपिंग नहीं होगी। इस तरह के इन्होंने कुछ हाइपोथेसिस दी थी, और इन्होंने बताया कि जिस ओवरलैपिंग का एरिया जितना ज्यादा होगा, यानी एरिया ऑफ व्हाट, एरिया ऑफ ओवरलैपिंग, वो बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग होगा, और जिस ओवरलैपिंग में एरिया ऑफ ओवरलैपिंग कम होगा वहां वो बॉन्ड कंपैरेटिवली वीकर होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्होंने सबसे पहले टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग से शुरू किया था। सबसे पहली ओवरलैपिंग इन्होंने बताया था एस एस ओवरलैपिंग। एस एस ओवरलैपिंग में एक एस ऑर्बिटल और एक एस ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं और बॉन्ड बनाते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी ओवरलैपिंग अलोंग द एक्सिस होगी वहां पर जो बॉन्ड होगा उस बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, और जो ओवरलैपिंग पैरेलल टू द एक्सिस होगी उसको हम लोग पाई बॉन्ड बोलते हैं। तो यहां पर देखिए, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने लाइक लिया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन में हमें पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1s1 अरेंजमेंट होता है, और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करके बॉन्ड बनाता है। तो इस शेयरिंग वाले बॉन्ड को ही हम यहाँ पे ओवरलैपिंग से शो करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का एक s ऑर्बिटल है जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे हाइड्रोजन का दूसरे हाइड्रोजन का एक s ऑर्बिटल है, उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये दोनों आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, और ये ओवरलैपिंग आपको कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगी, और वो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे वो इस इंटरसेक्शन एरिया में आ जाएंगे, जिसको हम लोग रीजन ऑफ ओवरलैपिंग बोलते हैं। और फाइनली जब हमारा बॉन्ड बन जाएगा तो ये बॉन्ड हमें कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। दिस एरिया इज कॉल्ड ज्वाइंट और बॉन्ड, इसी को आप बॉन्ड बोलते हो। और ये बॉन्डिंग कैसे हुई है, अलोंग दी एक्सिस। जब भी कोई बॉन्डिंग अलोंग दी एक्सिस होती है वहां पर हमेशा सिलिंड्रिकल सिमेट्री होती है, और उससे जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर जो बॉन्ड बना है उसको हमने नाम दिया है सिग्मा एसएस बॉन्ड। तो यहाँ पर हम अलग अलग तरह के सिग्मा बॉन्ड देखेंगे। ये पहला बॉन्ड हमारा जो है, पहला टाइप्स है वो है सिग्मा एसएस। ध्यान से नोट कर लीजिए, पहला है एसएस ओवरलैपिंग। सेकेंड होगा हमारे पास एसपी ओवरलैपिंग। सेकेंड इज sp ओवरलैपिंग। sp ओवरलैपिंग में एग्जांपल हमने ले लिया इसका, लाइक HF मॉलिक्यूल। HF मॉलिक्यूल में H का s ऑर्बिटल और F का p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे। तो H का हमने s ऑर्बिटल बनाया और उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और F के p ऑर्बिटल को हमने ड्रॉ किया। p ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, डम्बल शेप होता है, इसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों ओवरलैप करेंगे इस तरह से, और ये जो यहाँ पे इंटरसेक्शन एरिया होगा यहाँ पे वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, जिसको हम लोग बॉन्डिंग बोलते हैं। और आफ्टर ओवरलैपिंग यहाँ पे जब बॉन्ड कंप्लीटली बन जाएगा तो ये हमें कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। इस बॉन्डिंग को हम लोग बोलते हैं सिग्मा sp ओवरलैपिंग, और यहाँ पर जो सिमेट्री है इसको हम लोग बोलते हैं सिलिंड्रिकल सिमेट्री। ये भी बॉन्डिंग कैसे हुई है, अलोंग द एक्सिस। जब भी ध्यान रखिएगा बॉन्डिंग अलोंग द एक्सिस होगी वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड टाइप की ओवरलैपिंग थी sp। इसके बाद हमारे पास थर्ड टाइप की ओवरलैपिंग है pp। पीपी ओवरलैपिंग में हमारे पास दो पॉसिबल वे है, या तो p ऑर्बिटल के साथ अलोंग दी एक्सिस ओवरलैपिंग करेगी लाइक दिस।
ठीक है, या फिर एक p ऑर्बिटल के साथ पैरेलल टू द एक्सिस ओवरलैपिंग करेगी लाइक दिस, और इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर होंगे और इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर या फिर इस रीजन में हो सकते हैं। तो इस तरह की जो बॉन्डिंग होती है इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा pp बॉन्डिंग, और इस तरह की जो बॉन्डिंग होती है इसको हम लोग बोलते हैं पाई बॉन्ड, और इसको बोलेंगे पाई pp बॉन्ड। तो यहाँ पर जब हम लोग p और p ऑर्बिटल को ओवरलैप करते हैं तो हमारे पास दो नए तरह की बॉन्डिंग होती है, एक को हम लोग बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड और दूसरे को हम लोग बोलते हैं पाई बॉन्ड। ठीक है भाई, याद रखिएगा। तो हमारे पास VBT से पता चला हमें कि हमारे पास टोटल 3 टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग है, SS, SP एंड PP, और आउट ऑफ दोज हमें दो नए तरह के बॉन्ड मिलते हैं, वन इज सिग्मा बॉन्ड, अदर वन इज पाई बॉन्ड। अब आते हैं इनकी VBT ने और हमें क्या बताया, VBT ने हमें ये बताया कि इनमें से कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होगा, कौन सा बॉन्ड वीक होगा, हमें ये पहचानना बताया। तो VBT ने क्लियरली बताया कि जिस बॉन्ड की ओवरलैपिंग में एरिया सबसे ज्यादा होगा वो बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होगा। तो इन तीनों बॉन्ड को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन सारे ओवरलैपिंग्स को, तो इस सब में सबसे अच्छी ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड में होती है, इसीलिए सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड में एरिया ऑफ ओवरलैपिंग बहुत कम होता है, ये तो मैंने बहुत ज्यादा दिखा दिया, इसमें इससे भी कम होता है, जिसकी वजह से बॉन्ड कंपैरेटिवली बहुत वीकर होता है। तो सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट चीज है, इस VBT ने हमें ये बताया कि जब भी दो एटम ओवरलैपिंग कर सकते हैं, जब भी एनी टू एटम ओवरलैपिंग करते हैं तो वहां पर पॉसिबिलिटी है कि दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड बने, या फिर पॉसिबिलिटी है दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड बने, या फिर पॉसिबिलिटी है दो एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बने। किसी भी दो एटम के बीच में 4 बॉन्ड नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि ओवरलैपिंग होने के लिए हमें एक एक्सिस की रिक्वायरमेंट होती है, और हमारे पास टोटल 3 एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। चौथी एक्सिस हमारे पास है नहीं, इसलिए चौथा कोई बॉन्ड बन नहीं सकता। तो एनी टू एटम आपस में सिर्फ 3 ही बॉन्ड बना सकते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। जब कोई भी एटम एक सिंगल बॉन्ड बनाता है तो वो प्योरली सिग्मा बॉन्ड होता है, लेकिन जब भी कोई एटम डबल बॉन्ड बनाता है तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है, और पहले हमेशा ध्यान रखिएगा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, उसके बाद पाई बॉन्ड बनता है। और जब भी एक ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसमें हमेशा एक सिग्मा होता है, बाकी के दोनों बॉन्ड पाई बॉन्ड होते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा पहले सिग्मा बनता है और बाद में दोनों पाई बॉन्ड एक साथ बनते हैं। ठीक है, तो ये हमारे VBT ने हमें ये सब बताया था। अब इन तीनों बॉन्डों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन, ये इनकी बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर है। ट्रिपल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड। इतनी चीजें हमें VBT ने बताई थी। ठीक है, ये हमने शॉर्ट में VBT को लिया है, इसमें वो पॉइंट्स लिए जो आपके एग्जाम में आ सकते थे। चलिए अब हम लोग कंप्लीट करते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी थ्योरी है हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट थ्योरी इज हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन। चलिए हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में देखिए, हाइब्रिडाइजेशन जैसा कि नाम है हाइब्रिड, हाइब्रिड में वर्ड का मीनिंग होता है इंटरमिक्स करना, मिक्स करना। यहाँ पे 2 और मोर एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स विद ईच अदर एंड फॉर्म इक्वल नंबर ऑफ न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जिनको हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। दे हैव सेम एनर्जी, सेम साइज और सेम शेप। ठीक है, तो ये हम लोग ये थ्योरी क्यों पढ़ रहे हैं? इस थ्योरी की नीड थी, हमारे पास लुईस डॉट स्ट्रक्चर से हमें ये पता चल चुका कि दो एटम के बीच में किस तरह की बॉन्डिंग होगी, सिंगल बॉन्ड होगा, डबल होगा, ट्रिपल होगा, लेकिन बाहर से ओवरऑल मॉलिक्यूल दिखता कैसा है, उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, उस चीज के बारे में हमारे पास कोई प्रिंसिपल नहीं था। वो प्रॉब्लम हमारी रिजॉल्व किया हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी ने। हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी ने हमें एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट दिया, और हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट के थ्रू उन्होंने हमें हेल्प किया कि अगर आप किसी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन जज कर सकते हो तो आप उसकी ज्योमेट्री भी जज कर सकते हैं, उसके इंटरनल बॉन्ड एंगल, इंटरनल स्ट्रक्चर को भी हम लोग बता सकते हैं। तो इन्होंने अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन को देखा। इन्होंने सबसे पहला हाइब्रिडाइजेशन बताया sp, दूसरा बताया sp2, तीसरा sp3, नेक्स्ट इज sp3d, फिर sp3d2 एंड sp3d3। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, लीनियर ज्योमेट्री रखेगा, उसका बॉन्ड एंगल कैसा आएगा, 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा एट सेंटर। और अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो उसका ज्योमेट्री कैसा आएगा, प्लेनर ट्रायंगुलर, और उसका बॉन्ड एंगल सेंटर एटम पे कितना बनेगा, 120 डिग्री का। sp3 होगा तो उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहेड्रल होगी, और उसका बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट। और अगर sp3d होगा तो उसकी ज्योमेट्री होगी ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल
और उसका बॉन्ड एंगल होता है, उसमें दो बॉन्ड एंगल एग्जिस्ट करते हैं, एक तो 120 डिग्री, दूसरा 90 डिग्री। और अगर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो उसका ज्योमेट्री होगा ऑक्टाहेड्रल बाई पिरामिडल, और उसमें बॉन्ड एंगल भी दो होंगे, दो क्या सारे बल्कि 90 डिग्री के होंगे। नेक्स्ट होगा sp3d3, इसका ज्योमेट्री होगा पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, और इसमें दो बॉन्ड एंगल एग्जिस्ट करेंगे, वन इज 72 डिग्री एंड अदर वन इज 90 डिग्री। तो अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं तो उसकी हम ज्योमेट्री और उसके इंटरनल बॉन्ड एंगल को भी हम बता सकते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी ने हाइब्रिडाइजेशन बताया और उसके बाद हमें उनके रिस्पेक्टिव ज्योमेट्रीज और एंगल्स बताए थे, ये हमारी इन्होंने हेल्प की थी। अब आता है नेक्स्ट चीज कि हाउ टू डिटरमाइन हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन डिटरमाइन करने के लिए आप इसको पहले नोट कर ले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सारे अच्छे से नोट कर लिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन के बाद, नेक्स्ट है हाउ टू डिटरमाइन हाइब्रिडाइजेशन। देखिए इसके पास हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन हम कोई भी एक मेथड ले सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो। मैं हमेशा स्टूडेंट को प्रेफर करता हूं कि आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करें। उसके बहुत सारे फायदे हैं। उसका एक तो पहला फायदा है कि आपको हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाने की भी एक अच्छी खासी आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, और दूसरा एग्जाम में स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, लाइक उसके अंदर कितने बॉन्ड है, कितने लोन पेयर है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एवरीथिंग वहां पे काउंट करने को आता है। तो इसीलिए मैं हमेशा प्रेफर करता हूं स्टूडेंट को कि आप हमेशा लुईस डॉट स्ट्रक्चर की हेल्प से हाइब्रिडाइजेशन बताएं। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। फॉर्मूला मैं जो यूज करता हूं वो फॉर्मूला है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर अराउंड सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के अराउंड कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है, कितने नंबर ऑफ लोन पेयर है, ये सब कुछ उसी पे डिपेंड करता है। जितने भी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर होंगे उसी से ही हम लोग फाइंड कर लेंगे यहां पर हाइब्रिडाइजेशन। लेट ये दोनों का नंबर का सम आता है 2। अगर सम 2 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp। अगर सम 3 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2। अगर ये सम 4 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। सम 5 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d। सम 6 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2 एंड सम 7 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d3। इस तरह से आप यहां पर ये नोट कर सकते हैं। आपको सिर्फ इन दोनों वैल्यूज का सेंट्रल एटम पर, और किसी एटम को नहीं देखना, सिर्फ सेंटर एटम। सेंटर एटम पे अगर सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का सम आपके पास इतना आता है तो आप उनके करस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशंस को बता सकते हैं। ठीक है, ये आप नोट कर ले, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब एक दो एग्जांपल्स मैं आपको करके दिखाता हूं कि हाउ टू डिटरमाइन हाइब्रिडाइजेशन। तो उसमें सबसे पहले छोटा छोटा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने NH3 लिया। सबसे पहले आप सेंटर एटम डिसाइड किए। सेंटर एटम इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5, 1 2 3 4 5, और उसके नेबरहुड में उसके हाइड्रोजन एटम्स को प्लेस कर दीजिए। हर हाइड्रोजन एटम के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये दोनों 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपने बॉन्ड को कंप्लीट करेंगे, और इसमें जो अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है उसी को हम लोग लोन पेयर बोलते हैं। अब अगर आप यहां पे सेंटर एटम पे देखिए कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 3 सिग्मा बॉन्ड है, और नंबर ऑफ लोन पेयर कितना है? 1 लोन पेयर है। तो ये काउंट कितना मिला आपको? 4, एंड हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। ठीक है भाई। इसी तरह से हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स, हम लोग वाटर का भी निकाल सकते हैं। वाटर में ऑक्सीजन ले लिया। ऑक्सीजन के पास टोटल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, और उसके नेबरहुड में हमने हाइड्रोजन प्लेस किया, उसके सबके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। इसने 1 इससे शेयर किया है, 1 इससे शेयर किया है, और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे अनबॉन्डेड रह जाते हैं, इनको हम लोग लोन पेयर बोलते हैं। तो हमारे पास देखिए कितने सिग्मा बॉन्ड आएंगे? 2 सिग्मा आया एंड 2 लोन पेयर आया। सम कितना आया? 4, एंड हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। इस तरह से हम किसी भी कंपाउंड का अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर सक्सेसफुली ड्रॉ कर सकते हैं तो हम उसके हाइब्रिडाइजेशन भी आसानी से बता सकते हैं। और अगर हमें एक बार हाइब्रिडाइजेशन मिल गया तो हम करस्पॉन्डिंग ज्योमेट्री भी आसानी से बता सकते हैं अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी।
ठीक है भाई। चलिए इस तरह से आपको मैंने कुछ एक दो एग्जांपल करके दिखाएं, एक दो हम बड़े मॉलिक्यूल्स भी ले लेते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग इससे सिर्फ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ही कर सकते हैं, हर एक कैसा भी मॉलिक्यूल आ जाए हम हर एक में ये चीज कर सकते हैं। लाइक हमने दे दिया आपको XeOF4, ठीक है, Xe जेनॉन, जेनॉन एक इनर्ट गैस है, इसके पास टोटल ऑक्टेट इसका कंप्लीटली फिल्ड रहता है, इसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके नेबरहुड में हमने बाकी के सारे एटम्स को प्लेस कर दिया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ने इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया क्योंकि इसके पास 6 थे और इसने 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ में शेयर किया। फ्लोरीन के पास 7 थे, वो एक इससे शेयर कर लेगा। इस फ्लोरीन के पास भी 7 थे, ये एक इससे शेयर कर लेगा। इस फ्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन थे, ये एक इससे शेयर कर लेगा। इस फ्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन थे, ये एक इससे शेयर कर लेगा। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि 1 हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर अनबॉन्डेड रह गया। अब यहाँ पर देखिए कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4 5, वी हैव 5 सिग्मा बॉन्ड and how many lone pair, 1 lone pair, total sum कितना आया 6, hybridization will be sp3d2। ठीक है भाई, इस तरह से हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल में सेंटर एटम के अराउंड उसका हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा हाइब्रिडाइजेशन में हम कभी भी पाई बॉन्ड काउंट नहीं करेंगे, हमेशा हम सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं, क्योंकि पाई बॉन्ड वीकर बॉन्ड होता है, वो डिलोकलाइज हो सकता है, इसीलिए वो किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिसाइड करने में कोई रोल प्ले नहीं कर सकता। किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री सिर्फ उसके उसी बॉन्ड से डिसाइड की जा सकती है जो एक स्टेबल बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और जो डिलोकलाइज ना हो सके, तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के पास ही वो कैपेसिटी होती है। एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा, जो और लोन पेयर, यहां पे देखिए एक एटम के पास लोन पेयर रहते हैं, लेकिन सारे लोन पेयर हमेशा उसके यूज नहीं हो सकते। लोन पेयर अगर डिलोकलाइजेशन में यूज हो सकता होगा तो वो कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में यूज नहीं किया जाता। तो अगर लोन पेयर डिलोकलाइजेशन में यूज नहीं हो सकता है तो वो हाइब्रिडाइजेशन में यूज होने के लिए एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज वो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं किया जाएगा। ये चीज आप रेजोनेंस में देखोगे, हम लोग जीओसी वगैरह भी देखेंगे कि कब लोन पेयर हमें हाइब्रिडाइजेशन में लेना है और कब हमें रेजोनेंस में लेना है। चलिए ये हम लोग लेटर डिस्कस करेंगे। अभी आपने देखा कि हाउ टू डिटरमाइन हाइब्रिडाइजेशन, इस तरह से आप लोग हाइब्रिडाइजेशन की प्रैक्टिस कर लें। मैं आपको असाइनमेंट में इसके सफिशिएंट क्वेश्चंस दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए और उनका डिस्कशन भी कर दूंगा मैं उस टाइम पे। तो अभी आप इसको मेथड को समझ लें और असाइनमेंट में इस चीज को प्रैक्टिस कीजिएगा। असाइनमेंट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए।